Hello my dear students and friends. Once again I welcome you ABS concept classes. आज का टॉपिक हमारा है भारत की भूगर्भीय संरचना। भारत के भूगोल में भारत की भूगर्भीय संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडियन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। भूगर्भीय संरचना में हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं विशेषतः। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। भारत की भूगर्भीय संरचना क्या है? भारत की भूगर्भीय संरचना में विभिन्न युग में संसार की भारत में भी मोरदार पर्वत की उत्पत्ति 4 अवस्थाओं में हुई है, जिसमें प्रथम चरण में अरावली पर्वत, द्वितीय चरण में पूर्वी घाट और तीसरे चरण में विंध्याचल व सतपुड़ा और लास्ट चौथे चरण में हिमालय श्रेणी और पश्चिमी घाट जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ है। इन पर्वतों के समय एवं गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर है। भारत की भूगर्भीय इतिहास यह बताता है कि यहाँ पर प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानों तक चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन एवं प्री कैम्बियन युग की चट्टानें भी यहाँ पर मिलती हैं, जो उतनी ही प्राचीन है जितना कि स्वयं भारत। भारत की भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारत को 3 स्पष्ट भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें कि पहला हमारा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा उत्तर की विशाल पर्वतमाला और तीसरा उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। तो आइए भारत का प्रायद्वीपीय पठार शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का प्राचीनतम भूखंड प्राचीनतम से लेकर प्राचीन चट्टानों का बना है। यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस और शिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। मैप में आप ये देख सकते हैं भारत की भूगर्भीय संरचना में आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप, इन सभी का हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं, जिसमें पहला हमारा है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें अत्यधिक प्राचीन प्राथमिक चट्टानें हैं, जो नीस व शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। बुंदेलखंड नीस व बेल्लारी नीस इसमें सबसे प्राचीन है। नीलगिरी नीस भी इस चट्टान का उदाहरण है। दूसरे नंबर पर हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करते हैं। तो ये आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण द्वारा बनी परतदार चट्टानें हैं। यह अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं और इनमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। इसमें मुख्य पॉइंट हमारा है, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। कर्नाटक का धारवाड़, बेल्लारी जिला, अरावली श्रेणियाँ, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्र में ये चट्टानें मिलती हैं। भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। लौह अयस्क, तांबा, सोना अन्य महत्वपूर्ण खनिज इसमें पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की। इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। ये अपेक्षाकृत कम रूपांतरित हैं, परंतु इनमें भी जीवाश्म का अभाव मिलता है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव मिलता है। कृष्णा घाटी, नल्ला मड़ाई पहाड़ी क्षेत्र, पापाखानी व चियार घाटी आदि में ये चट्टानें मिलती हैं। बात करते हैं विंध्य क्रम की चट्टानों की। तो ये चट्टानें कुड़प्पा चट्टानों के बाद बनी। इनका नाम विंध्याचल के नाम पर पड़ा। यह परतदार चट्टानें हैं, जिनका निर्माण जल निक्षेप के द्वारा हुआ है। यह निक्षेप समुद्र व नदी घाटियों में एकत्र हुए थे। यह चट्टानें लगभग 1 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हैं। इनका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक फैला हुआ है। विंध्य क्रम में परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलते हैं, जिससे सांची का स्तूप, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का किला, सिकंदरा तथा फतेहपुर सीकरी इन्हीं पत्थरों से बने हैं। इन्हीं चट्टानों से पन्ना तथा गोलकुंडा के हीरे प्राप्त होते हैं। आइए बात करते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों की। इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिक युग के बीच हुआ है। जुरैसिक युग यह वही युग है जिसमें डायनासोर जैसे विशालकाय जीव पृथ्वी पर पाए जाते थे। यह कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। यह परतदार चट्टानें हैं एवं इनमें मछलियां व रेंगने वाले जीवों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ था। दामोदर, महानदी, गोदावरी व इनकी सहायक नदियों में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। अब बात करते हैं हम दक्कन ट्रैप। इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प में हुआ था। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारित भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ एवं लगभग 5 लाख वर्ग किमी का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, गुजरात,
एवं मध्य प्रदेश में फैला है। इसके अलावा कुछ टुकड़ों के रूप में झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में भी इसका विस्तार पाया जाता है। आइए अब हम इन सभी 6 भागों का मैप में हम अध्ययन करते हैं। तो ये है पहला मैप जिसमें हम आर्कियन क्रम की चट्टानों की बात कर रहे हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं इनका विस्तार, ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पर आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरे में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में दिखाया गया है। और तीसरे मैप में हम कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को स्पष्ट दे सकते हैं, जिसमें हमारा अरावली का थोड़ा बहुत क्षेत्र, ये आंध्र प्रदेश का थोड़ा क्षेत्र और ये उड़ीसा या छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। विंध्य क्रम की चट्टानों में जैसा कि हमने पढ़ा राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है और बिहार के सासाराम तक इसका क्षेत्र पाया जाता है। पन्ना और गोलकुंडा के खाने में भी इसका, ये पन्ना हो गया, ये गोलकुंडा हो गया। ये देखिए आप, पन्ना यहाँ पर है, गोलकुंडा के खाने यहाँ पर हैं। अब आगे प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन के उदाहरण रहे हैं एवं यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं जिनसे यहाँ जल विद्युत उत्पादन संभव है। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है जिनसे सिंचाई संभव हो पाती है। दक्कन के लावा पठार के अपरदन एवं अपक्षय से उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित होती है जो कपास, सोयाबीन एवं चना की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है जिन पर मसालों, चाय, कॉफ़ी की खेती की जाती है। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेश में सदाबहार वन मिलते हैं एवं यहाँ पर सागौन, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वनों की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। प्रायद्वीपीय पठार भारत के खनिज संसाधनों के अधिकांश भाग की पूर्ति करता है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट आदि खनिजों से संपन्न है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का विपुल भंडार है। पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ और लैगून मिलते हैं जहाँ बंदरगाहों व पोत्राशय का निर्माण संभव हो सका है। उत्तर की विशाल पर्वतमाला। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्निध सिद्धांत एवं हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वमान्य है। आइए मैप में देखते हैं भारत में उत्तर की विशाल पर्वतमाला। आइए आगे बात करते हैं हिमालय का महत्व क्या है। हिमालय का महत्व। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। हिमालय की भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप का शेष एशिया से अलग व्यक्तित्व बन सका है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रीष्मकाल में हिमालय दक्षिण पश्चिम जलवाष्प युक्त मानसूनी हवाओं को रोककर देश में पर्याप्त वर्षा कराता है, जबकि यह शीतकाल में साइबेरिया की शीतल हवाओं को रोककर देश को अपेक्षाकृत गर्म रखता है। यही कारण है कि देश का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर अर्थात शीतोष्णकटिबंध में स्थित है, फिर भी यहाँ की जलवायु उपोष्ण या उष्णकटिबंधीय बनी रहती है। हिमालय नदियों को सतत वाहिनी भी बनाए रखता है क्योंकि हिमालय के हिम को पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर बनी रहती है। हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाती हैं जिन्हें उपजाऊ जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। हिमालय विभिन्न संसाधनों के विकास का संभावित प्रदेश भी है। इसकी जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी संभव नहीं हो पा रहा है। हिमालय विभिन्न प्रकार की जंगली जंतुओं का विशाल आश्रय स्थल भी है। वास्तव में हिमालय क्षेत्र को जैव विविधता का विशाल भंडार भी कहा जाता है। हिमालय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। इसका एक व्यापक सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। आइए अब हम बात करते हैं उत्तर की विशाल मैदानी भाग की। यह नवीनतम भूखंड है जो हिमालय के उत्पत्ति के बाद बना है। 33 भूसन्निध के निरंतर सकरा व छिछला होने एवं नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। इसके पुराने जलोढ़ को बांगर तथा नए जलोढ़ को खादर कहते हैं। आइए हम बात करते हैं मैदानी भाग का महत्व क्या है। मैदानी भाग हमारी बृहद जनसंख्या के जीवन का आधार है क्योंकि इसकी उपजाऊ जलोढ़ मृदा में विभिन्न तरह के फसल उपजाए जा सकते हैं। इससे हमारी जनसंख्या और पशुओं को आहार प्राप्त होता है। इस मैदानी भाग में नदियों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में मत्स्य पालन का विकास किया जा सकता है।
आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।